नमस्कार मित्रों आज कुछ एक बातें उदास मन से भी करने का आपसे अपना मन बना हुआ है। कुछ एक बातें आपस में बांटेंगे जानकारियाँ और फिर कैलाश वाजपेयी को याद करेंगे कि कुछ मत चाहो, दर्द बढ़ेगा, ऊबो और उदास रहो। तो ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो बड़ी उद्वेलित करती हैं कि क्या वाकई हम लोग साहित्य के बारे में या साहित्यकारों के बारे में संवेदनशील हैं या सिर्फ नाटक है। ये ऐसा एक प्रश्न है मित्रों जो कुछ घटनाक्रम के आधार पर उपजता है कि हम लोग अपने साहित्यकारों के जीवन के बारे में कितने गंभीर हैं। ये हमारी गंभीरता का द्योतक है ये घटनाक्रम जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रेमचंद पे आता हूँ। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट नहीं बल्कि उन्हें कहा जाता है लेखनी के सम्राट भी कहा जाता है। उन्हें बहुत कुछ कहा जाता है, उन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है और बहुत सारी अगणित जो उपाधियां हैं उनको साहित्य जगत ने दी हैं। 11 से ज़्यादा उपन्यास, 11 पूरे और एक आधा, इतने उपन्यासों के रचयिता, 300 से ज़्यादा कहानियों के रचयिता, जिसमें एक भी कहानी ऐसी नहीं जिसे आप अप्रासंगिक कह सकें या जिसको स्तरहीन कह सकें, सवाल ही पैदा नहीं होता। और असंख्य समीक्षा लेखों के प्रणेता, कर्णधार और उनको लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने 3 अलग अलग नामों से लिखा। एक संकट उनके आवास के बारे में जहाँ वो उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने एक गांव है अपना सिर्फ नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा, लम्ही गांव का जिक्र मैं कर रहा हूँ। तो लम्ही गांव में उनका 31 जुलाई को जन्म हुआ था। ये तारीख थी क्योंकि यह तारीख हाल ही में बीती है, इसीलिए इसका उल्लेख उस ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। मित्रों 31 जुलाई इस बार नहीं बल्कि इसके पिछले वर्ष की बात है, लेकिन तारीख यही थी। वो जो जन्म स्थान था मुंशी प्रेमचंद का, 31 जुलाई की तारीख को उस मकान की बिजली काट दी गई, बिल नहीं अदा हुआ। अब ये बताइए कि जिस देश में कारिंदे इस बात की हिमाकत कर सकते हैं कि लोगों के दिलों पर राज करने वाले साहित्य जगत के एक महान हस्ताक्षर प्रेमचंद के आवास की या उनके जन्म स्थान की बिजली काट दें, इससे ज़्यादा हमारे खोखले तंत्र का प्रमाण क्या होगा। और मित्रों जो आगे बात बढ़ती है तो ये भी उल्लेख आता है कि सिर्फ बिजली नहीं काटी गई कि बल्कि जब बिजली तो बाद में जब कलेक्टर महोदय को पता चला कि ये काम हो गया है तो उन्होंने फटाफट एक तार खिंचवाई और तार खिंचवा के बिजली बहाल कर दी, लेकिन कनेक्शन जो था वो विधिपूर्वक औपचारिक रूप से बहाल नहीं हो पाया और कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। बाद में जब चला कि इसके स्मारक बनाना है, इस आवास को एक स्मारक का रूप भी देना चाहिए, हालांकि उस गांव में मुंशी जी की एक प्रतिमा भी लगी हुई है, लेकिन अब प्रतिमा का जो हाल या देखभाल है उसका आप अनुमान इसी घटना से लगा सकते हैं। अब उस आवास के बारे में कि ये आवास किसके, ऐसे जो आवास हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान है, इनकी देखभाल का जिम्मा कौन ले? PWD विभाग ले या B&R भवन और निर्माण विभाग ले? अब इस बात पर जद्दोजहद और बहस चल रही है कि मुंशी प्रेमचंद के उस जन्म स्थान का, जहाँ पर इसने पहली बार इतने महान लेखक ने, महान भारतीय लेखक ने आँख खोली, उस जन्म स्थान की देखभाल और उसकी मरम्मत या उसकी वहाँ कुछ बनाने की जो बात है, ये कौन से विभाग के सुपुर्द आएगी, ये फैसला आज तक नहीं हो पाया और अभी तक वो जन्म स्थान उपेक्षित है, उसी स्थिति में है। तो ये मित्रों ये चीज़ें जो घटनाक्रम है ऐसा बड़ा तकलीफ़ देता है कि ये उसी जो प्रेमचंद का स्मारक जो वहाँ बना हुआ है उसके केयर टेकर का भी ये कहना है कि उसने कई बार ये कहा कि अधिकारियों से भी कि बिल भी बकाया है और इसका निर्णय नहीं हो पा रहा, ये बिल कौन अदा करेगा, क्योंकि किसी विभाग ने तो बिल देना है, या ये मकान बिना रोशनी के रहेगा, अंधेरे में डूबा रहेगा। इस बात का केयर टेकर का भी यही कहना है कि इस बात का जवाब किसी भी समर्थ अधिकारी ने नहीं दिया। ये वाराणसी से बिल्कुल 3.7 मील अर्थात पुराने मील थे, तो ये 5 किलोमीटर के आसपास होगा, 5 साढ़े 5 किलोमीटर। कभी मौका मिले जाएं कभी तो आप देख आइएगा
कि हमारे महान उपन्यास सम्राट और कलम के सिपाही का जो गृह स्थान है वो किस स्थिति में है। और ये स्थिति मित्रों सिर्फ ये नहीं है कि ये प्रेमचंद के साथ है, कमोबेश हम लोगों ने संवेदनहीनता का जो अपना क्रम है वो जारी रखा है। और मैं इसी क्रम में आपको एक और भवन की चित्र भी आपको दिखाएंगे। और वो जो भवन है वो भारत रत्न की सर्वोच्च जो सम्मान है इस देश का, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जिस शख्स को दिया गया था, उन्हीं बिस्मिल्लाह खान साहब की जो घर की जो इमारत थी उसको तोड़ दिया गया। और आज वहाँ पर चंद दुकानें जो हैं वो खोल दी गई हैं। और उनकी बेटी जो है, जब ये हथौड़े चले उस बिस्मिल्लाह खां की शहनाई पर, जिसने सारी उम्र शहनाई बजा कर भगवान विश्वनाथ के चरणों में अपनी इबादत का एक प्रमाण दिया, और जो सर्वधर्म समभाव और अपनी आस्था का, इस देश की आस्था का एक सिंबल, एक प्रतीक बन के जिया, उस शख्स के आवास पर जब हथौड़े चले तो लगता था किसी ने एक शहनाई को बार बार स्थान से तोड़ दिया है और उसकी लयबद्धता को तार तार कर दिया है। तो मित्रों, ये घटनाएं जो हैं ये सिद्ध ये करती हैं कि हम लोग अपनी विरासत के बारे में बिल्कुल गंभीर नहीं हैं। और जब इस बारे में जब पूछा गया, उन्होंने गंगा मैया अक्सर वो इस्तेमाल करते थे बातचीत में, बनारस को अपनी सरजमी मानते थे और घर से इतना प्यार था कि उनको एक बार विदेशों से, एक बार ब्रिटेन की सरकार ने भी उनको निमंत्रण दिया, हॉलैंड की सरकार ने भी निमंत्रण दिया कि आप यहाँ आकर बस जाइए, और जर्मनी की सरकार ने भी उनको इस बात की पेशकश की कि आप यहाँ आकर बस जाइए, हम संगीतकारों की और आप जैसे संगीतकारों के लिए एक अलग से दुनिया बसाएंगे जिसमें आपको प्रशंसक भी मिलेंगे और आपको नई नई कल्पनाशील धुनों को तैयार करने की प्रेरणा मिलेगी। मोजार्ट के देश से भी इनको निमंत्रण आए, और निमंत्रणों की जो श्रृंखला थी ये मित्रों बड़ी लंबी चली। लेकिन उसके बावजूद बिस्मिल्लाह खां का ये कहना है कि मैं अपना घर और विशेष रूप से काशी विश्वनाथ का मंदिर छोड़ के दुनिया में किसी भी स्थान पर जाने को तैयार नहीं, तब तक नहीं जब तक मेरी सांस चलती है। और जब तक सांस चलेगी मैं उससे सांस के द्वारा शहनाई में आराधना के स्वर फूंकता रहूँगा। और मित्रों, बिस्मिल्लाह खान सिर्फ एकमात्र ऐसे गायक थे, ऐसे संगीतकार थे, गायक मैं कह बैठा, ऐसे संगीतकार थे, महान संगीतकार, जिनको मुसलमान होते हुए भी काशी के विश्वनाथ मंदिर के बाहर शहनाई बजाने की ससम्मान अनुमति दी गई थी कि ये यहाँ पर बजाएंगे। मतलब ये कि भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के बाद अगर किसी चीज़ को सुनने के लिए और देखने के लिए और नतमस्तक होने के लिए लोग आते थे तो ये देखते थे कि अद्भुत भक्त है जो अपने इस्लाम का भी पक्का है और भगवान विश्वनाथ का भी इतनी ज़्यादा वो समर्पित है उनके प्रति कि उनके मंदिर के प्रांगण के बाहर, बिल्कुल मुख्य द्वार के बाहर एक आसन पर बैठकर शहनाई बजाकर आने वालों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। और ये मित्रों बहुत एक विशेष बात थी उनमें, जिस बात ने पूरे देश को एक प्रेरित किया और पूरे जो केंद्रीय तंत्र था उसको भी विवश किया कि ऐसे शख्स को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। लेकिन उनका मकान भी तोड़ दिया गया और अब वहाँ पर चंद दुकानें बनेंगी जिनकी विरासत का फैसला क्या होता है जो विवादास्पद हैं। सरकारें चाहें या तंत्र चाहे या कुछ संस्थाएं चाहें, सरकारों की बात भी छोड़िए, संस्थाएं तो हैं ऐसी जो समर्पित अपने आप को होने का दावा करती हैं, वो संस्थाएं ऐसे स्मारक की भूमि का मूल्य चुका सकती थी और उनको एक ऐसे आदर्श स्मारक के रूप में बदल सकती थी जिसको देखने देश विदेश से लोग आएँ। बहरहाल ये नहीं हुआ और हथौड़े चल गए। इसी संदर्भ में मैं तीसरा उल्लेख करना चाहूँगा भगवती चरण वर्मा के आवास का। मित्रों, भगवती चरण वर्मा ने जिस जगह अपना आवास बनाया वो जानबूझकर ऐसी जगह चुनी जहाँ दो मित्र भी आसपास थे। मित्रों में अमृतलाल नागर भी थे और एक आध और भी उनके मित्र थे, लेखक मित्र, जो उसी उनके आवास पर आकर खूब कह कहे लगाते और खूब अपनी बातें, रचना प्रक्रिया की, सृजन की, नई नई बातें, अपने पात्रों की बातें करते रहते। और इसी मकान में बैठकर भगवती चरण वर्मा ने हमारे हिंदी साहित्य को एक अमर कृति दी
चित्रलेखा। चित्रलेखा एक ऐसी कृति थी मित्रों, ऐसी कृति है जिस पर 2 बार फिल्में बनी, 2 बार फिल्में बनी, और 2 बार फिल्में ही नहीं बनी बल्कि उसके अनुवाद जो हैं वो अंग्रेज़ी भाषा में, अगर आपको समय मिले तो जैको पब्लिकेशंस ने इनका अंग्रेज़ी अनुवाद छापा था और वो अपने समय का बेस्ट सेलर अनुवाद माना जाता था। उसके माध्यम से बहुत सारे हिंदी भाषी लोगों ने चित्रलेखा को जाना और जिया। लेकिन उस मकान के बाहर उन्होंने एक, जो मकान के बाहर मकान मालिक का नाम लिखा होता है, अपना नाम तो छोटी सी प्लेट पे था, भगवती चरण वर्मा, मकान का नंबर, और मुख्य जो अपनी एक दीवार थी, बाहर की दीवार, उस पर चित्रलेखा लिखवाया विशेष रूप से कलात्मक ढंग से, ताकि ये पता चले कि ये चित्रलेखा का घर है। एक समर्पण भाव है एक पात्र के प्रति, अपने उपन्यास के पात्र के प्रति, और ये कितनी अद्भुत बात है मित्रों। लेकिन वो मकान भी तोड़ दिया गया और अब वहाँ पर छोटी मोटी दुकानें 4 बन रही हैं। किसी संस्था ने या किसी तंत्र ने, किसी सरकारी तंत्र ने या किसी संस्थान ने ये पेशकश नहीं की कि हम ले लेते। और ऐसी ढेरों अनेकों कहानियाँ हैं, जिस भी लेखक की अब बात उठाएंगे आपको ऐसी डराने वाली स्थितियाँ जो है सामने आएंगी मित्रों, और इन स्थितियों से बचा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं एक कविता का उल्लेख आपसे बांट लेता हूँ। एक परंपरा है हमारी कि हम कविता के माध्यम से बात करते हैं। यद्यपि ये कविता जिस शख्स की है, उस शख्स के बारे में उसकी कविताएं हम पहले भी यहाँ प्रस्तुत करते रहे हैं। और ये कविता जो है, ये जब गालिब की शताब्दी मनाई गई थी हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर, तब शायद ये शताब्दी का वर्ष था 68, क्योंकि इसमें जो उल्लेख है उसके नाते से भी हम वर्षों को गिन सकते हैं। 21 बरस गुज़रे आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख़याल आया। 21 बरस गुज़रे आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख़याल आया। तुर्बत है कहाँ उसकी, मदफन है कहाँ उसका, कहाँ दफन हुआ था वो। तुर्बत है कहाँ उसकी, मदफन है कहाँ उसका, तब अपने सुखन परवर ज़हनों में सवाल आया कि 100 साल से जो तुर्बत चादर को तरसती थी, 100 साल से जो तुर्बत चादर को तरसती थी, आज उस पे अक़ीदत के फूलों की नुमाइश है और उर्दू के ताल्लुक़ से कुछ भेद नहीं खुलता। ये जश्न ये हंगामा खिदमत है कि साजिश है कि जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की सदा बरसों, जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, उन शहरों में अब उर्दू बेनाम और निशान ठहरी। आज़ादी कामिल का ऐलान हुआ जिस दिन, मातूब ज़ुबां ठहरी, गद्दार ज़ुबां ठहरी। और जिस अहद सियासत ने ये ज़िंदा ज़ुबां कुचली, उस अहद सियासत को मरहूमों का गम क्यों है। और गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढाके गालिब पे करम क्यों है कि ये जश्न ये हंगामा दिलचस्प खिलौने हैं, कुछ लोगों की साजिश है, कुछ लोग बहल जाएं और जो वादा फ़रदा पर अब टल नहीं सकते हैं, मुमकिन है कुछ अरसा इस जश्न पे टल जाएं। ये जश्न मुबारक हो, पर यह भी सदाकत है कि हम लोग हकीकत के एहसास से आरी हैं। गांधी हो के गालिब हो, इंसाफ की नज़रों में हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं।